कवर किया। तो अगर किसी ने आयोनाइज़ेशन बाय कोलिजन के बारे में जानना है या पढ़ना है, तो वो इस लिंक इस वीडियो के की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहाँ से वो उसको क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम सिर्फ़ जो है फोटो आयोनाइज़ेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फोटो आयोनाइज़ेशन के थ्रू जो ब्रेकडाउन होता है गैसेज़ में वो कैसे होता है और फोटो आयोनाइज़ेशन क्या है? तो आयोनाइज़ेशन की टाइप्स जो है वो जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो 3 हैं। वो कोलिजन के थ्रू हो सकती है आयोनाइज़ेशन, फोटो आयोनाइज़ेशन और तीसरी सेकेंडरी। हम कोलिजन के थ्रू जो आयोनाइज़ेशन होती है वो ऑलरेडी हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम पढ़ेंगे फोटो आयोनाइज़ेशन के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कमिंग लेक्चर, वो होगा सेकेंडरी आयोनाइज़ेशन। तो आज हमारा लेक्चर है फोटो आयोनाइज़ेशन के बारे में। तो फोटो आयोनाइज़ेशन सबसे पहले आयोनाइज़ेशन में कोलिजन को थोड़ा रिमाइंड करते हैं जो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर उसके क्रॉस आपने हाई वोल्टेज अप्लाई की हुई है, तो गैसेज़ आपको पता है इंसुलेशन गैसेज़ में न्यूट्रल एटम्स होते हैं। तो किस किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न से कैथोड में से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, तो वो जाके न्यूट्रल एटम को हिट करेगा और न्यूट्रल एटम क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और आयन बनाएगा। तो आयन जो है आपके वो कैथोड की तरफ ट्रैवल करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे। मतलब आयन जो है वो नेगेटिव प्लेट और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो करेंगे। काफ़ी तादाद में होंगे। आप लास्ट वीडियो जो है वो जो मैंने अपलोड किया वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें पूरा प्रोसेस इसका एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो इस तरह जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो हमारे पास जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। जब भी करंट फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में। तो आज फोटो आयोनाइज़ेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फोटो आयोनाइज़ेशन में सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे एक्साइटेड एटम। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्साइटेड एटम क्या है? एटम और सिंपल एटम और एक्साइटेड एटम में क्या फ़र्क है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि नाम से इंडिकेट है कि फोटो आयोनाइज़ेशन जो है इसमें फोटॉन्स इन्वॉल्व हैं। देखिए आप नाम में फोटो आयोनाइज़ेशन है, इसमें फोटॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो फोटॉन क्या है? फोटॉन जो है बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी है जो लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है और अगर वो जो है इलेक्ट्रॉन को हिट कर जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एटम है, मैंने जनरल 3 ऑर्बिट लिए हैं, किसी भी एटम के जो है एनर्जी लेवल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एटम है उसके हम सिर्फ़ एक एनर्जी लेवल को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड एनर्जी लेवल है किसी भी एटम का या सेकंड ऑर्बिट है, उसमें अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी तरह से जो है लाइट के थ्रू अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है इस एटम के ऊपर, तो फोटॉन्स हैं, लाइट फोटॉन है। तो फोटॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, फोटॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। मतलब जो ऑर्बिट नंबर 3 होगा उस पे जंप कर जाएगा। तो मतलब हायर एनर्जी लेवल जब, लेकिन इस पे एक शर्त है कि फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जितनी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप है। फॉर एग्जांपल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप है, तो फोटॉन के पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तब भी वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके अपने नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है एटम में जो है इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ ऑर्बिट में रहता है, ठीक है? वो ऑर्बिट के दरमियान में नहीं आता। या तो वो डिसलॉज हो जाता है, मतलब या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, या जो है जिस तरह इधर फोटॉन ने अगर इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर लेवल, उसमें एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इस ऑर्बिट पे लाई नहीं करेगा बल्कि वो आगे नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो जब इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के हायर एनर्जी लेवल पे या अपना एनर्जी लेवल छोड़ के हायर एनर्जी लेवल पे जब वो शिफ्ट कर जाता है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि ये एटम अब क्या हो गया? एक्साइट हो गया है। ये एक्साइट होता है, फिर ये एटम जो है ये चैन से नहीं बैठता। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं एक्साइटेड एटम्स। तो आपको पता चल गया एक्साइटेड एटम क्या है। दोबारा रिपीट करता हूँ। जब फोटॉन ने किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट किया और वो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी लेवल पे चला गया, तो उसको हम एक्साइटेड एटम बोलते हैं। तो
फिर क्या होता है, एक्साइटेड एटम जो है वो, अगर एक एटम कोई एक्साइट हो जाए तो वो इतनी देर तक एक्साइट नहीं रहता, ये उसकी नेचर है। वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में कुछ देर बाद आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इतनी देर तक इस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, इस एनर्जी लेवल पे नहीं रहेगा, बल्कि कुछ देर बाद क्या होगा, बहुत मिलीसेकंड्स से भी कम, वो क्या होगा, वो वापस अपने अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। तो वो जब वापस अपने ऑर्बिट में आएगा, तो या वापस अपने एनर्जी लेवल पे आएगा, तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा। तो अब आपको पता चल गया एक्साइटेड एटम क्या चीज है, और वो जो है कब एक्साइट होता है और कब वो फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो फोटोन उसको हिट करता है, वो एक्साइट होता है। जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है एटम, इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जब वापस आते हैं, तो वो क्या करता है, फोटोन रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को हम, आपको पता है कि फोटोन के अंदर जो है, अगर आप प्लैंक्स इक्वेशन को कंसिडर देखें, तो प्लैंक्स कहते हैं कि फोटोन के अंदर जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच वी है। यहाँ पे एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और वी जो है फ्रिक्वेंसी है, इस फोटोन की फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी आप सबको पता होगा क्या चीज होती है। तो अगर उसने एटम को हिट किया फोटोन ने, तो ये ए स्टार जो आपको नजर आ रहा है, इस प्रोसेस को हम इस क्वेश्चन के थ्रू इस एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ए स्टार नजर आ रहा है, एक्साइटेड एटम है। तो ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है। तो एक्साइटेड एटम जो है कुछ देर बाद दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और प्लस एचवी साथ में एनर्जी रिलीज करता है फोटोन की फॉर्म में। तो अभी ये जो फोटोन की जो एनर्जी है, ये जो इसने रिलीज की है, ये अभी हमने इसलिए स्टडी किया कि सेकेंडरी सेकेंडरी जो हमारी आयोनाइजेशन होगी, उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आप सबको पता चल गया एक्साइटेड एटम क्या चीज है। तो अब आगे चलते हैं, फोटो आयोनाइजेशन। तो फोटो आयोनाइजेशन कब होती है? फोटो आयोनाइजेशन occurs when the amount of radiation energy absorbed by an atom or molecule exceeds its ionization potential। ये हमने पहले पढ़ा है कि जब फोटो आयोनाइजेशन तब अक्कर होगी जब फोटोन में इतनी एनर्जी हो कि वो उस गैस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा हो। तो वो फोटोन में अगर इतनी एनर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को, फोटोन में अगर इतनी एनर्जी है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल से अगर वो एनर्जी ज्यादा है, तो ये ऐसा फोटोन जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये डिसलॉज हो जाएगा, मतलब अपने ऑर्बिट से निकल जाएगा। तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो और ये जो एटम जो है, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो मतलब कि एटम के ऊपर आपके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया आयन, और आपके पास नेगेटिव चार्ज भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो आगे वही प्रोसेस स्टार्ट होगा जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रेवल करेंगे एनोड की तरफ, और आपके आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फोटो आयोनाइजेशन में भी सेम वही प्रोसेस होता है जो आयोनाइजेशन बाय कोलिजन में होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो एक फोटॉन की मदद से मिलता है। फोटॉन जब आपके एटम को हिट करता है, न्यूट्रल एटम को। तो अब हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि व्हिच फोटॉन कैन टेक पार्ट इन आयोनाइजेशन। अभी मैंने आपको पहले बताया कि हर फोटॉन जो है वो आयोनाइजेशन का सबब नहीं बन सकता। बाज़ फोटॉन जो है वो स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा, तो आयोनाइजेशन नहीं होगी। जब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अपना नहीं छोड़ेगा, तो आयोनाइजेशन नहीं होगी। तो इसीलिए जो फोटॉन के अंदर जो एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच वी, वी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, या E इज इक्वल टू एच एफ आप कह दें। ये जो फोटॉन में जो एनर्जी है, ये उस एटम की, उस गैस के एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा हो, तब ही ये जाके आयोनाइजेशन स्टार्ट होगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमने पहले ही पढ़ा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, जिस एटम ने वो उस इलेक्ट्रॉन को बाउंड किया होता है, जो एनर्जी उस वो यूज करता है उसको बाउंड करने में,
उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जो ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जो ही आपकी एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल से फोटोन के अंदर अगर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करेगा। तो अगर आपके पास इज द एनर्जी इन फोटोन विच मस्ट बी मोर देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो आयोनाइजेशन। फोटो आयोनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए फोटोन में जो एनर्जी है जिसको हम ई से नोट कर रहे हैं, वो एटम के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होनी चाहिए। ये ऐसी कंडीशन है, तभी आयोनाइजेशन स्टार्ट होगी, फोटो आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे वी आई हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को ले रहे हैं, ये उस एनर्जी को ले रहे हैं जो फोटोन के अंदर स्टोर है। तो ई की जगह मैं क्या करता हूँ, ई इज इक्वल टू एच एफ होता है, ठीक है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट से आपको पता प्लैंक्स इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू एच एफ, फोटोन में क्या कितनी एनर्जी होती है, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, ई की जगह एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा पुट कर दिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो लैम्डा को मैंने एक साइड पे छोड़ा, बाकी जो है एच सी और वी आई है दूसरी साइड पे ले गए। तो आपके पास ये होगा कि वो यहाँ पे एक आपके पास एक नई जो है इक्वेशन आई, इनइक्वालिटी। तो अगर देखें यहाँ पे, अगर आपके पास देखें कि लैम्डा की वो वैल्यूज, ठीक है, जो किससे छोटी होंगी, जो सी मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइड बाय वी आई आयोनाइजेशन पोटेंशियल से छोटी होंगी, उसी में उसी वो वाले फोटॉन ही सिर्फ जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फोटो आयोनाइजेशन का सबब बन सकते हैं, जिनकी वेवलेंथ इस इक्वेशन को वेरीफाई करती हो, इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करती हो। तो सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे आपको पता है। तो सी की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की, और प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमारे पास 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ होता है। तो अगर हम दोनों की वैल्यूज जो है वो पुट कर दें, तो हमारे पास h क्या आती है, जो फाइनल इक्वेशन है, लैम्डा इज लेस देन 1.27, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करें, डिवाइड बाय वी आई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स हैं। तो मेरे पास क्या होगा, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उस एटम की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है आ, वो अगर आप पुट करेंगे इधर, तो आपकी वो वैल्यूज जो है, जिससे जो वो फोटॉन्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, सिर्फ वही फोटॉन्स, फोटॉन की वो वेवलेंथ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सिर्फ वही फोटॉन्स जो हैं वही आयोनाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, कैन टेक पार्ट इन आयोनाइजेशन इफ दे सेटिस्फाई दिस equation. Those photons can take part in ionization if they satisfy this equation. तो जो ये लेस देन है, मोर देन नहीं है, तो फोटोन सेटिस्फाइंग द वेवलेंथ लेस देन दिस वैल्यू can start photoionization. Other than, if more than this value, then if wavelength of that photon is more than this value, we can put the ionization potential of any atom here, any gas atom here. तो lambda और या वेवलेंथ की वो वैल्यू जो इस राइट साइड पे जो आपको नजर आए, 1.27 डिवाइड बाय वी आई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ सेंटीमीटर, इससे कम होगी, ठीक है। वो वैल्यू जो है इससे जो कम होगी, वही फोटॉन जो कम वेवलेंथ के, इस वैल्यू के कम वेवलेंथ के जो फोटॉन है, जाहिर सी बात है वेवलेंथ कम होगी तो हमारे पास जो है वो एनर्जी ज्यादा होगी फोटॉन में। तो क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं ई इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी आपके पास ज्यादा होगी। तो वो फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ जो है इस वैल्यू से कम है, वही आपके आयोनाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं, वही टेक दे ओनली दे दोस फोटॉन्स कैन टेक पार्ट इन आयोनाइजेशन। तो अभी हमारा जो है ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी आयोनाइजेशन प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। दो